नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है जहां पर कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा पहुंचे हैं राजभवन। मंत्री कवासी लखमा और मंत्री अमरजीत भगत भी उनके साथ मौजूद हैं। राजभवन पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के नेता। आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल से बात करने के लिए कांग्रेस के नेता हैं राजभवन पहुंचे हुए हैं। तो एक बार फिर से आरक्षण का जिक्र छत्तीसगढ़ में होने लगा है। जैसा कि जब राज्यपाल बदले तब सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि उम्मीद है कि नए राज्यपाल आरक्षण के मुद्दे पर जल्द से जल्द कोई फैसला लेंगे, क्योंकि जो आरक्षण का बिल है सदन से पास होने के बाद राजभवन में अटका हुआ है। हस्ताक्षर बिल पर अभी राज्यपाल के नहीं हो पाए। कांग्रेस सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द बिल पर हस्ताक्षर हों, लेकिन राजभवन के अपने ही तर्क हैं बिल पर हस्ताक्षर ना करने को लेकर। राज्यपाल बदले हैं, नए राज्यपाल आए हैं। नए राज्यपाल से उम्मीद है राज्य सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, कि नए राज्यपाल आरक्षण के बिल पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर करेंगे। और इसी मुद्दे पर, इसी मसले पर बातचीत करने के लिए जो कांग्रेस के नेता हैं सत्यनारायण शर्मा, कवासी लखमा और अमरजीत भगत राजभवन पहुंचे हुए हैं राज्यपाल से आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा हुआ है। आरक्षण के मसले पर राज्यपाल से बात कांग्रेस के नेता करेंगे। उम्मीद है कांग्रेस सरकार को, राज्य सरकार को, कि जो नए राज्यपाल हैं वो जल्द से जल्द आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर कर दें। लेकिन तमाम तरीके के यहां पर पैच फंसे हुए हैं इस मसले को लेकर। मामला कोर्ट में भी पहुंचा। राजभवन के अपने ही अलग तर्क इस मसले को लेकर। तो आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता राजभवन पहुंचे हुए हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है उसे हम जानने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेंगे। हमारी सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ इस मसले पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। ममता, राज्यपाल बदले जाने के बाद, नए राज्यपाल के आने के बाद शायद पहली बार जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल है वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ है। एक ही उम्मीद है कि जल्द से जल्द आरक्षण के बिल पर हस्ताक्षर राज्यपाल के हो जाएं। बिल्कुल देखिए, और इस वक्त राजभवन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हलचलें बढ़ गई हैं और वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा यहां पर पहुंचे थे। इसके साथ ही थोड़ी देर में मंत्री अमरजीत भगत और मंत्री कवासी लखमा के साथ ही आदिवासी विधायक जो है वो राजभवन पहुंचेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो है वो किस तरीके से जो है वो है यहाँ पर, और हलचलें बढ़ गई है। आरक्षण के मसले पर अगर हम बात करें तो लगातार राज्य सरकार और राजभवन आमने सामने है। इसके पहले जो राज्यपाल यहाँ पर थी अनुसुईया उइके, उनके साथ भी लगातार अगर हम बात करें तो ये आरोप लगते रहे थे कि वो जो है वो दस्तखत नहीं कर रही हैं, और उन्होंने ये कहा था कि कानूनी सलाह मशविरा लिया जा रहा है। अभी जब नए राज्यपाल आए तो उसके बाद में फिर से एक उम्मीद जो है वो सरकार की बढ़ गई है। हालांकि जिस तरह से मंत्री अमरजीत भगत कह रहे थे कि जब दस्तखत हो तो माने, और वहीं पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कह रहे थे कि हम उम्मीद करते हैं कि राजभवन से दस्तखत होंगे। चुनावी साल है और जाहिर तौर पर आरक्षण का मसला जो है वो एक बड़ा मसला है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस जो है पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो है वो दस्तखत हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी का भी कहना है कि हम आरक्षण के साथ के मसले पर साथ है, लेकिन वो राज्य सरकार का फेलियर बता रही है अगर ये जो पूरा मसला फंसा हुआ है उसको लेकर। अभी थोड़ी देर में दोनों ही मंत्री जो है और आदिवासी विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे और देखना ये होगा कि क्या आरक्षण जो संशोधन विधेयक है उस पर दस्तखत होते हैं, और होते हैं तो कब तक होते हैं। इसके चलते जो है कई भर्तियां बंद है, नई भर्तियां नहीं निकल पा रही है और नियुक्तियां भी जो है वो नहीं हो पा रही। जी तो बिल्कुल क्या कुछ बात होगी वो सामने आ ही जाएगा कुछ देर बाद। बहुत शुक्रिया ममता जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर, विधानसभा में उठा है गुणवत्ताहीन बीजों की सप्लाई का मुद्दा।
कांग्रेस के विधायक राम कुमार यादव ने यह मामला उठाया है। कांग्रेस के विधायक ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से सवाल पूछा है। मंत्री ने कहा है कि गुणवत्ताहीन बीजों की शिकायत नहीं मिली है। ग्वालियर में आज ज्वेलरी कारोबारी और प्रॉपर्टी डीलर पारस जैन के ठिकानों पर आयकर की बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। आयकर विभाग की ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और यूपी के झांसी की टीमों ने संयुक्त रूप से ग्वालियर में कार्रवाई की है। 20 गाड़ियों में सवार होकर आयकर विभाग के करीब 70 लोगों की टीम ग्वालियर पहुंची और इन टीमों ने कारोबारी पारस जैन के मुरार के ज्वेलरी शोरूम, चेतकपुरी के ऑर्चिड टावर और इंदरगंज के संजय कॉम्प्लेक्स के ठिकानों पर छापा मारा। आयकर विभाग की टीम ने इन तीनों स्थानों पर सुबह से ही दस्तावेज खंगालने की कार्रवाई शुरू की है। तो एक बड़ी रेड हम कह सकते हैं आयकर विभाग की ग्वालियर में हमें देखने को मिली है, जहां पर ज्वेलरी कारोबारी और प्रॉपर्टी डीलर पारस जैन के ठिकानों पर कार्रवाई अभी भी चल रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आयकर विभाग की ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और यूपी के झांसी की टीमों ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। ज्वाइंट ये कार्रवाई चल रही है। अभी भी 20 गाड़ियों में सवार होकर 70 लोग आए थे आयकर विभाग से और इन टीमों ने कारोबारी पारस जैन के मुरार के ज्वेलरी शोरूम, चेतकपुरी के ऑर्चिड टावर और इंदरगंज के संजय कॉम्प्लेक्स के ठिकानों पर छापा मारा। कार्रवाई अभी भी जारी है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आय से अधिक संपत्ति का मामला बताया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर आयकर विभाग ने एक्शन लिया है और पारस जैन के कई ठिकानों पर कार्रवाई हुई। ग्वालियर में सराफा कारोबारी और प्रॉपर्टी डीलर पारस जैन के आवास पर आज इनकम टैक्स की टीमों ने रेड की है। ग्वालियर के साथ ही इंदौर और जबलपुर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो टीमें हैं आयकर विभाग की, उन टीमों की करीब 20 गाड़ियां आज सुबह ग्वालियर शहर में पहुंची। इनमें लगभग 70 के करीब आयकर अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे और इन टीमों ने ग्वालियर शहर में जो सराफा कारोबारी है, प्रॉपर्टी डीलर है पारस जैन, उनके ठिकानों पर कार्रवाई की है। ये ऑर्चिड टावर है चेतकपुरी इलाके में। यहाँ पर भी अल सुबह ही आयकर की टीम पहुंची थी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ आयकर की जो टीमें हैं जबलपुर, इंदौर और इसके अलावा ग्वालियर के साथ ही उत्तर प्रदेश की टीम ये लगातार कार्रवाई सर्वे की कर रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि पारस जैन है, इनका आवास है, इनके सहयोगियों के भी आवास है। यहाँ पर आयकर की टीम लगातार अल सुबह ही पहुँचने के बाद से जो दस्तावेज है वो खंगालने की कार्रवाई कर रही है। क्योंकि आपको बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर पारस जैन का कारोबार मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश के झांसी में भी बताया जा रहा है। यही वजह है कि झांसी से भी इनकम टैक्स की टीम के कुछ लोग इस रेड की कार्रवाई में शामिल हुए हैं। तो अभी जो आयकर विभाग की टीमें हैं वो लगातार सर्वे का काम कर रही है। ग्वालियर के इस चेतकपुरी आवास के अलावा मुरार और इंदरगंज इलाके के ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। अब देर शाम तक ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार टैक्स के मामले में या टैक्स चोरी के मामले में किस तरह का इसमें अपराध किया गया है। उसके बाद शाम तक ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार ये टैक्स चोरी का कितना बड़ा मामला हो सकता है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। मुरैना में खबर है जहां 10वीं साइंस का पेपर लीक हो गया और सेंट्रल एकेडमी परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक हुआ है। परीक्षा प्रश्न पत्र बंटने से 30 मिनट पहले ही पेपर लीक हो गया। सेंटर के शिक्षक पर लीक करने का आरोप लग रहा है। मुरैना कलेक्टर पहुंचे हैं स्कूल। कलेक्टर को एफआईआर के निर्देश दिए गए। मुरैना से बड़ी खबर जहां 10वीं साइंस का पेपर लीक हो गया है। सेंट्रल एकेडमी परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक हुआ है। परीक्षा प्रश्न पत्र बंटने से पहले 30 मिनट पहले ही पेपर लीक हो गया और सेंटर के शिक्षक पर ही पेपर को लीक करने का आरोप लग रहा है। और मुरैना कलेक्टर स्कूल पहुंचे हैं। कलेक्टर ने एफआईआर के निर्देश भी दे दिए हैं। मुरैना से बड़ी खबर जहां 10वीं साइंस का पेपर लीक हो गया है। जी हां, सेंट्रल एकेडमी परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक होने का मामला सामने आया, जहां पर
पेपर बंटने से 30 मिनट पहले ही पेपर लीक हो गया और सेंटर के शिक्षक पर ही पेपर को लीक करने का आरोप लग रहा है। जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है प्रशासन को, कलेक्टर खुद ही स्कूल पहुंचते हैं और कलेक्टर ने एफआईआर के निर्देश दिए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। दीपक, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल समित, पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद में प्रशासन हरकत में आ गया है और एफआईआर भी इस मामले में कराई गई है। कलेक्टर मौके पर पहुंच गए हैं और इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है, कौन कौन लोग इसमें लिप्त हैं और आगे एक बड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि कलेक्टर खुद मौके पर पहुंच गए हैं और एक इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है और आगे बड़ा एक्शन इसमें हो सकता है, इसके संकेत अब लगातार मिल रहे हैं। और मुरैना के लिए पेपर लीक होने वाली बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले चाहे माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं का मामला हो या दूसरी परीक्षाओं में इस तरीके के पेपर लीक होने की कई बार घटनाएं हो चुकी है, तो इस पर एक कड़ा एक्शन होना चाहिए था। लेकिन जो जिस तरह की कार्रवाई ऐसे मुन्ना भाइयों पर या फिर पेपर लीक कराने वाले लोगों पर होनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिलती है। इस वजह से बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो अब लोगों को उम्मीद है कि कलेक्टर इस मामले में कोई कड़ा एक्शन लेंगे। जी सुमित। ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के विधायकों की वेतन भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है। जहां पहले विधायकों का स्वेच्छानुदान 25 लाख रुपए तक बढ़ाया गया था, वहीं 7 साल बाद अब उनकी सैलरी के साथ साथ अन्य भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं। बता दें कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस के विधायकों ने कई बार इसकी मांग की थी और विधायकों के वेतन भत्ते को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बीजेपी के वरिष्ठ विधायक केदारनाथ शुक्ला की अध्यक्षता में समिति भी बनाई है, जिसकी प्रारंभिक बैठक भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि वेतन भत्ते में वृद्धि का ऐलान जल्द किया जाएगा। विधायक और पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। लंबे समय से विधायक और पूर्व विधायक अपने वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में जिस तरीके से कमेटी भी बनाई गई थी, उस कमेटी ने आसपास के प्रदेशों में दिए जा रहे वेतन भत्तों की जानकारी भी मांगी थी और वो जानकारी उन्हें मिल भी गई। और जिस तरीके से पूर्व विधायकों का जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसमें भी उन लोगों ने अपने अपने वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग की थी। वर्तमान में जो विधायक हैं उनको 1,10,000 और पूर्व विधायकों को 53,000 रुपए वेतन भत्ते के तौर पर दिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मौजूदा सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बढ़े हुए वेतन भत्तों की घोषणा कर सकते हैं। मुंबई में बागेश्वर धाम के महाराज का दरबार सजा। हालांकि 2 दिवसीय इस दरबार में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने और देखने लोगों की भारी भीड़ जुटी, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में अचानक से भगदड़ मच गई। इस दौरान कई श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन पर्स भी गायब हो गए। वहीं भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चे घायल भी हुए हैं। भारी भीड़ इस आयोजन में पहुंची थी। भगदड़ के बाद श्रद्धालु बद इंतजामी से नाराज नजर आए। श्रद्धालुओं ने आयोजकों पर सवाल भी उठाए। बागेश्वर महाराज यानी धीरेन्द्र शास्त्री का 2 दिन के मुंबई दौरे के दौरान उन्होंने अपने सत्संग में कई अहम मुद्दे रखे। खास करके उन्होंने जिस तरह से अपने विरोधियों को लताड़ा और कहा कि उनकी चुनौती के उन्होंने स्वीकार किया और वो मुंबई पहुंचे। चुनौती स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपने विरोधियों को कहा कि वो उनकी जीत है और जीत के बाद वो अपने धाम पर अपने विरोधियों से झाड़ू मरवाएंगे। साथ ही जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर उन्होंने अपनी भूमिका रखी और साफ तौर पर कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले सबको व्हाट्सएप छोड़कर सामने आना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद लव जिहाद जैसे कई मुद्दे हैं जो अपने आप खत्म हो जाएंगे। मुंबई में जिस तरह से सत्संग का पूरा कार्यक्रम रखा गया, तो इस बार उन्होंने कहा कि इस माया नगरी का नाम बदलकर वो माधव नगरी कर देंगे। इस तरह का एक पूरा माहौल साफ तौर पर वहां पे देखने को मिला। काफी बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए लोगों की भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई। इस सत्संग के बाद जब लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे, उस दौरान वहां से लोगों की भीड़ और नारेबाजी को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी ताकि जो भीड़ है उसे तितर बितर किया जा सके। जिस तरह से बागेश्वर महाराज ने अपने विरोधियों को जवाब दिया है और साफ तौर पे हिंदू राष्ट्र की कल्पना की है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके सत्संग के बाद किस तरह से विरोधियों को एक बड़ा करारा जवाब दिया गया है।
खरगोन में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के दौरान कश्मीर जैसा नजारा देखा गया। खरगोन जिले के झिरनिया के दूरस्थ पहाड़ी इलाके काकोडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में रविवार को हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जमीन पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों से समीक्षा की है। सीएम ने भी निर्देशित किया है सभी कलेक्टर्स को। मौके पर वन और राजस्व टीम भेजी गई है। टीम भेजकर सर्वे कराए जा रहे हैं, जिसके बाद राहत अनुदान दिया जाएगा। टीम को हम लोगों ने निर्देशित किया है तत्काल इसकी जांच कर लें। अभी 2 दिन पहले भी हुआ था, इसको पूरे मौसम पर भी नजर की है और हमारे पूरे रेवेन्यू टीम अलर्ट है और पूरा इसका सर्वे कराया जाएगा। किस प्रकार के निर्देश दिए हैं सर? ये पहले तो नेत्रांकन से होता है कि कितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से एक शासन को रिपोर्ट जाती है, प्राथमिक रिपोर्ट की इतने गांव में इतने किसानों का इस फसल का नुकसान हुआ है। और उसका जो जब ज़्यादा नुकसान होता है तो खेत जा करके वहाँ पर पूरी टीम बनती है, रेवेन्यू की है और कृषि विभाग की टीम है और गाँव के पंचायत की टीम है, वो पूरा डिटेल सर्वे करती है ताकि पात्र व्यक्तियों को पूरा उसका लाभ मिल पाए। कोयला पेंड्रा मरवाही जिले में बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। खासकर महुआ संग्रह में ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2-3 दिनों से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। बारिश के साथ ओले गिरने से फसलें बर्बाद हो रही हैं। वहीं अचानक से तापमान में गिरावट आने से सर्दी, खांसी और बुखार का भी प्रकोप बढ़ गया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। बेमौसम बरसात ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमूमन देखा जाता है कि गर्मी के समय इस तरह की बारिश राहत देती है, लेकिन यह किसानों के लिए आफत भरी है। इस वक्त पेंड्रा में बीती रात 35.8 mm का बारिश दर्ज किया गया है, जिसके कारण फसलों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही ओलावृष्टि ने दलहन और तिलहन के फसलों को भी एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पेंड्रा क्षेत्र में आम की खेती जो की जाती है, ओलावृष्टि के कारण उन आम के छोटे छोटे जो फली होते हैं वो फली भी गिर चुके हैं, जिसके कारण आम के फसलों को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला कलेक्टरों को होने वाले नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस मुआवजे की राशि से किसानों को नुकसान के लिए कितना राहत मिल पाता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही से सुबीर चौधरी। सूरजपुर में आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब हुई हैं। फसल के नुकसान से किसान हताश हैं। ओलावृष्टि से किसानों की फसल बड़ी मात्रा में खराब हुई। बीते 2 दिनों से बदले मौसम के मिजाज के कारण किसान बेहद परेशान हैं, क्योंकि बीते 2 दिनों से लगातार जिले भर में तेज आंधी हवाओं के साथ में बारिश हो रही है। नतीजा ये है कि किसानों के खेतों में जो सरसों की हो या फिर गेहूं की खड़ी फसल है, उसे बेतहासा नुकसान हुआ है। ऐसे में जो सब्जी किसान हैं, चाहे टमाटर की खेती कर रहे हो या फिर गोभी की खेती, दोनों को बेहद नुकसान हुआ है। ऐसे में गर्मी के शुरुआती दौर में ही बदले मौसम के मिजाज के कारण बीते 2 दिनों से किसान बेहद परेशान है। अब इनके जो नुकसान हुए फसलों को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट होता है और मुआवजा राशि देने की कितनी जल्दी पहल करता है, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।